वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। स्वागत है आप सभी का दोपहर 12 बजे के इस स्टोरी टेलिंग के सेशन में, जहां पर हम लोग मौसमी मैम के साथ में स्टोरी सुनने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन होगी, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं या फिर कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या इन कॉल मैसेज पे आप लोग लिख सकते हैं। मौसमी मैम, यहाँ से आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज 12 बजे के सेशन में। और कहानी की टोकरियों से आज फिर से हमारे बचपन की ढेर सारी कहानियां बाहर आने वाली हैं। तो हम लोग चलते हैं फिर से अपने बचपन में और आनंद लेते हैं अपने बचपन की कहानियों का। तैयार है? सभी दोस्त तैयार हैं? चले? ठीक है। तो आज की हमारी जो पहली कहानी है, तेनालीराम और लाल मोर की कहानी। विजयनगर राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, जिन्हें पशु पक्षियों के साथ साथ अद्भुत और अनोखी चीजों का बहुत शौक था। तो यही कारण था कि मंत्री से लेकर दरबारी हमेशा अनोखी चीजों की खोज में लगे रहते थे। और वे उन अनोखी चीजों को देकर न सिर्फ महाराज को खुश करना चाहते थे, बल्कि उनसे उपहार और पैसे ऐंठना भी चाहते थे। उनका मकसद था कि हम उनको इस तरह का नायाब चीज दिखाएं और राजा खुश हो जाए और उसके चौगुने दाम हमें इनाम के तौर पे मिल जाए। तो एक बार की बात है, महाराज का एक दरबारी था और उनको खुश करने के लिए वो एक अनोखा सा लाल रंग का मोर रंगाई करने वाले से रंगवा कर लेकर चला आया। अब वो दरबारी उसे सीधे महाराज के पास ले आया और बोला, महाराज, मैंने ये अनोखा मोर मध्य प्रदेश के घने जंगलों से मंगवाया है। अब महाराज ने भी उस मोर को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बोला, लाल मोर, ये तो सच में बहुत अद्भुत है और ये शायद ही कहीं मिल पाएगा। इसे मैं अपने बगीचे में बहुत ही सावधानी पूर्वक रखवाऊंगा। अच्छा, अब ये बताओ कि इसे मंगाने में तुम्हारे कितने पैसे खर्च हुए? वो तो इसी मौके की तलाश में थे ना कि राजा पूछे। तो दरबारी अपनी बड़ाई सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, महाराज, आपके लिए ये अनोखा मोर ढूंढने के लिए मैंने 2 सेवकों को लगाया था। वो दोनों पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए थे। कई सालों तक इस अद्भुत चीज को ढूंढते रहे। सालों की खोज के बाद अब जाकर उन्हें ये लाल रंग का मोर मिला है। इन सब में करीब 25,000 रुपए खर्च हुए हैं। ये सुनने के बाद राजा ने तुरंत कहा, दरबारी को 25,000 रुपए दे दिए जाएं। इसके साथ ही राजा ने ये भी कहा कि ये तो वो रुपए हैं जो आपने खर्च किए हैं। इसके अलावा 1 हफ्ते बाद आपको पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये सुनकर दरबारी खुश हो गए और तेनालीराम की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। उसकी इस मुस्कुराहट से तेनालीराम सारी बात समझ गए, लेकिन उसने मौके को देखकर चुप ही रहना बेहतर समझा। तेनाली ये भी जानते थे कि लाल रंग का मोर तो कहीं पे होता नहीं है। तो वो समझ चुके थे कि ये दरबारी की हो न हो कोई ना कोई चाल तो जरूर है। तो अगले दिन तेनालीराम ने उस रंगाई करने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला और जिसने मोर को लाल रंग में रंगा था, तेनालीराम उसके पास और भी 4 मोर लेकर गए और उन्होंने कहा कि इनको भी रंग दो। तो और फिर दूसरे दिन वो दरबार में आकर बोलने लगे, महाराज, हमारे दरबारी 25,000 में बस एक ही मोर लेकर आए थे। देखिए, मैं उससे भी सुंदर 4 मोर लेकर आया हूँ। राजा ने उन मोर को देखकर जब उसकी तरफ देखा तो वो आकर्षित हो गए, क्योंकि वो मोर सच में काफी सुंदर और सुर्ख लाल थे, लाल मोर से भी ज्यादा खूबसूरत। इसके बाद राजा ने तेनाली को 25,000 रुपए देने का आदेश दिया। ये सुनते ही तेनाली ने दरबार में बैठे एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस इनाम का हकदार मैं नहीं, बल्कि वो कलाकार है। इसी कलाकार ने नीले मोर को लाल रंग में बदला है। ये किसी भी चीज के रंग को बदल सकता है, इसमें वो कला है। ये सुनते ही महाराज सब कुछ समझ गए और दरबारी ने उनको जो ठगने की कोशिश की थी वो उनको समझ में आ गई और वो बहुत उनको गुस्सा भी आ गया कि इस तरह से, मतलब उनके विश्वास का इस तरह विश्वासघात करना, ये तो बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने आदेश दिया कि भाई, तुम वो 25,000 रुपए अभी के अभी वापस करो और ऊपर से और 5,000 रुपए जुर्माना भी लगा दिया। और इसके साथ ही उन्होंने कलाकार को पुरस्कृत किया उसकी कला के लिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली थी? ये कहानियां हम अपने बच्चों को सुना सकते हैं, अपने पोते पोतियों को, कि देखा जाए तो इस कहानी में 2 सीख है। पहली ये
कि लालच नहीं करना चाहिए, लालच के वश में आके दरबारी ने झूठ बोला। और दूसरी बात ये कि किसी खूबसूरत चीज को देखकर जल्दबाजी में फैसला भी नहीं करना चाहिए। राजा होते हुए भी वो झांसे में आ गए। तो हर ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो हर चीज चमकती है वो सोना नहीं होता है। तो चले अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे। ये भी तेनालीराम की ही कहानी है, तेनालीराम और जादूगर। तो एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के महल में एक जादूगर आया और तरह तरह के जादू दिखाकर सबका मनोरंजन करने लगा। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उसके जादू को देखकर बहुत खुश हो गया। उस जादूगर को अपने जादुई करतब पर बहुत घमंड था। उसने जादू दिखाने के बाद वहां बैठे लोगों को चुनौती दी कि क्या इसमें किसी में भी, जितने लोग मेरे जादू देख रहे हैं, सब में किसी में दम है कि वो हमें जादू में हरा सके। तो वहां बैठा हर व्यक्ति चुपचाप एक दूसरे को सिर्फ देखता ही रह गया। कोई भी उस जादूगर की चुनौती स्वीकार करने आगे नहीं आया। दरबार में बैठा तेनालीराम भी इन सभी चीजों को देख रहा था। जब कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया, तब तेनालीराम ने उठकर जादूगर की चुनौती को स्वीकार किया। तेनालीराम ने जादूगर को कहा, जो चीज मैं बंद आंखों से कर सकता हूं, क्या तुम वो खुली आंखों से कर सकोगे? घमंडी जादूगर हंसते हुए कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं निश्चित खुली आंखों से कर सकता हूँ। तो जादूगर की बात सुनने के बाद तेनालीराम द्वारपाल के पास गया और उसके कानों में कुछ कहा। तेनाली की बात सुनकर द्वारपाल बाहर आया और अपने साथ मुट्ठी भर लाल मिर्च का पाउडर ले आया। फिर तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और अपनी आंखों पर मिर्च का पाउडर डालने लगा। मिर्च डालते वक्त तेनालीराम मंद मंद मुस्कुरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद तेनालीराम ने अपनी बंद आंखों को धोया और आंखें खोलने के बाद जादूगर की तरफ देखकर बोला, अब आपको ये खुली आंखों से करना है। आप लोग बात को समझे, उसने पहले ही चैलेंज में कहा था कि जो मैं बंद आंखों से कर सकता हूँ वो आप खुली आंखों से कर सकते हैं। यानी राम राम, नमस्कार। आंखों को धोया और आंखें खोलने के बाद जादूगर की तरफ देखकर बोला कि अब आपको यही जादू खुली आंखों से करना है। अब जादूगर ने अपनी हार मान ली और वो वहां से सिर झुकाकर चला गया। महाराज समेत दरबार में बैठा हर व्यक्ति तेनालीराम से खुश हो गया। महाराज ने खुश होकर तेनाली को कई उपहार और भेंट भी दिए। तो इस कहानी से भी कहीं ना कहीं हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी अपनी प्रतिभा पर, अपने टैलेंट पर हमें घमंड नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का अहंकार हमेशा उसे हरा देता है। अच्छा, अब जो कहानी हम रुक करेंगे ना, वो सिंहासन बत्तीसी की 24वीं कहानी है। हम बीच बीच में ही सिंहासन बत्तीसी की कहानियां भी शामिल करते हैं अपने इस कहानी के गुलदस्ते में। तो आप लोगों की इजाजत से मैं अब सिंहासन बत्तीसी की जो 24वीं कहानी है, करुणावती पुतली की कथा, वो आपको सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। सिंहासन पर बैठने के लिए राजा भोज ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, वैसे ही 24वीं पुतली करुणावती ने उन्हें रोक दिया। 24वीं पुतली ने कहा कि ये सिंहासन तुम्हारे लिए नहीं है। पहले मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य के गुण व कौशल से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। ऐसा बार बार होता था, ये हम सब जानते हैं। सिंहासन बत्तीसी की कहानी इसी तरह से आगे बढ़ी है कि जब भी वो सिंहासन पर बैठने जाते थे राजा, और वहां से एक पुतली आती थी बाहर और वो एक कहानी सुनाती थी, और ये 24वीं कहानी है। तो वो बोलते हैं कि पहले तुम्हें राजा विक्रमादित्य के गुण व कौशल से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद तय करना कि आप इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं या नहीं। तो 24वीं पुतली ने कहना अब शुरू किया। राजा विक्रमादित्य अक्सर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए रात में रूप बदलकर राज्य भर में घूमा करते थे। राज्य के चोर डाकू भी जानते थे कि महाराज वेश बदलकर घूमते हैं, इसलिए वो अपराध करने से घबराते भी थे। राजा विक्रमादित्य भी चाहते थे कि उनके राज्य से अपराध पूरी तरह से खत्म हो जाए और उनकी प्रजा रात को चैन से सो सके। इसी प्रकार एक रात महाराजा वेश बदलकर अपने राज्य में घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें एक भवन के बाहर रस्सी लटकी हुई नजर आई।
उन्होंने सोचा कि जरूर कोई चोर इस रस्सी से लटक कर ऊपर गया होगा, इसलिए वो भी रस्सी के सहारे ऊपर पहुंच गए। उन्होंने अपनी तलवार भी निकाल ली और चोर को तलाशने लगे। लेकिन तभी किसी महिला की धीमी सी आवाज आई। उन्हें लगा कि ये महिला वो ही शायद चोर है। ये सोचकर वो कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो गए। उन्होंने सुना कि महिला किसी से साथ वाले कमरे में जाकर किसी की हत्या करने को कह रही है। महिला कह रही थी कि उस आदमी की हत्या किए बिना किसी और के साथ उसका संबंध बनाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद महाराज को एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। पुरुष बोल रहा था, वो लुटेरा जरूर है, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ले सकता। तो उसने महिला से कहा कि उसके पास बहुत सारा धन है और वो दोनों दूर कहीं जाकर सुख से अपना जीवन काट सकते हैं। इस पर महिला बोली कि तुम 2 दिन बाद आना, क्योंकि मुझे वो सारा धन इकट्ठा करने में 1 दिन लगेगा। राजा समझ गए कि पुरुष उस महिला का प्रेमी है और महिला इस घर के मालिक की पत्नी है। इसके बाद राजा उस रस्सी के सहारे नीचे उतर गए और महिला के प्रेमी का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही महिला का प्रेमी रस्सी पकड़कर नीचे आया तो राजा ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी और उसे अपना परिचय दिया। महाराज को सामने देखकर आदमी डर गया, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उससे वादा किया कि अगर वो सच बताएगा तो वो उसे मृत्युदंड नहीं देंगे। इसके बाद उसने अपनी कहानी महाराजा को सुनाई कि मैं बचपन से ही उस महिला से प्रेम करता था और शादी भी करना चाहता था। मेरे पिता बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस कारण मेरे पास काफी धन था। फिर एक दिन समुद्री डाकुओं ने मेरे पिताजी का कीमती सामान से भरा जहाज लूट लिया। इस कारण हम कंगाल हो गए और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। इससे मेरे पिताजी इतने दुखी हुए कि उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने समुद्री डाकुओं से बदला लेने का निर्णय लिया। कई सालों तक इधर उधर धक्के खाने के बाद आखिरकार एक दिन मुझे उनका पता चल ही गया। किसी तरह से मैं उनके गुट में शामिल हो गया और उनका विश्वास भी जीत लिया। अब जब भी मुझे मौका मिलता मैं गुट के किसी एक सदस्य की हत्या कर देता। इस तरह से मैंने पूरे दल को खत्म कर दिया और उन्होंने लूट से जो पैसा इकट्ठा किया था वो सब वापस लेकर मैं अपने घर वापस लौट आया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि जिसे मैं प्यार करता था उसकी शादी राज्य के किसी धनी सेठ से हो गया। एक बार फिर मेरे सारे सपने टूट गए। एक दिन मुझे उसके मायके आने की खबर पता चली। फिर वो रोज ही मुझसे आकर मिलने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मेरे पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन उसे मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा अगर वो उसे नौलखा हार दे दे तो ही उसे विश्वास होगा। आखिरकार मैं उसकी बात मानकर नौलखा हार ले आया, लेकिन तब तक वो अपने पति के घर लौट गई थी। आज जब मैंने नौलखा हार लाकर उसे पहनाया तो उसने अपने पति की हत्या करने के लिए मुझे उकसाया, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि किसी निर्दोष की हत्या करना मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पाप है। राजा विक्रमादित्य ने सच बोलने पर उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं को सफाया करने के लिए उसे शाबाशी भी दी। साथ ही अपनी प्रेमिका की चतुराई नहीं समझ पाने के लिए उसे बहुत डांटा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सच्ची प्रेमिकाएं प्रेमी से प्रेम करती हैं, उसकी दौलत से नहीं। साथ ही नौलखा हार मिलने के बाद अपने पति की हत्या के लिए उसे उकसाया। ऐसी निर्दय तथा चरित्रहीन महिला से प्रेम हमेशा विनाश की ओर ही ले जाएगा तुम्हें। वो आदमी रोता हुआ महाराज के चरणों में गिर गया तथा अपने अपराध के लिए उसने उसे माफ करने की प्रार्थना की। राजा ने भी उसे मृत्युदंड नहीं दिया और उसकी वीरता और सच्चाई के लिए उसे ढेरों पुरस्कार भी दिए। अगली रात राजा विक्रमादित्य उस महिला के प्रेमी का वेश बनाकर उस महिला के पास पहुंचे। उनके पहुंचते ही महिला ने सोने के आभूषणों से भरी एक थैली उसके सामने रख दी और कहा कि उसने सेठ को विष खिलाकर मार दिया है। अब राजा कुछ नहीं बोले। तो महिला को शक हुआ और उनकी नकली दाढ़ी मूछ उसने नोच ली। अपने प्रेमी की जगह किसी और पुरुष को देखकर महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी और अपने पति का हत्यारा उसे बताने लगी और उसे बताकर उसे दोषी करार देकर जोर जोर से रोने लगी। वहीं घर के बाहर खड़े राजा के सिपाही राजा का आदेश मिलते ही दौड़कर आए और महिला को गिरफ्तार कर लिया। अपने सामने राजा विक्रमादित्य को देखकर महिला के तो होश ही उड़ गए और उसने झट से विष पीकर अपनी जान दे दी। ये कहानी सुनकर
राजा भी चुप, और वो जो 24वीं पुतली थी ना, वो तो वहां से उड़ गई कहानी सुनाकर। और राजा भोज एक बार फिर महाराज विक्रमादित्य की न्यायप्रियता के बारे में सोचने लगे। तो इस कहानी में भी एक बड़ी गहरी सीख है कि लालच करने वालों के साथ ना कभी अच्छा नहीं होता, और उन्हें एक न एक दिन इसका परिणाम जरूर भुगतना होता है। तो जैसे इस कहानी में पैसों के लिए अपने पति की हत्या करने वाली महिला के साथ हुआ, ये मतलब मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक भी है। तो आप लोग भी सहमत होंगे। अच्छा, आप लोगों से एक गुजारिश है, आप सबने अपना अपना माइक बंद किया है वो तो ठीक है, लेकिन कैमरा भी बंद किया। मैं किसको कहानियां सुना रही हूँ? मेरे मैम सामने माइक मेरे एंड से बंद है, कैमरा उनके एंड से बंद है। कैमरा तो होना चाहिए कि मैं कौन लोग मेरी कहानियां सुन रहे हैं। कम से कम मेरे आई कांटेक्ट में कुछ लोग रहिए ताकि मुझे अच्छा लगे। थैंक यू वर्षा जी। सिंहासन बत्तीसी की ही एक और कहानी आज पेश करूंगी आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये कहानी सिंहासन बत्तीसी की 18वीं कहानी है। इसके पहले मैंने 24वीं कहानी सुनाई थी और अब मैं 18वीं कहानी सुनाने वाली हूँ। तारामती पुतली की कथा है ये। 18वीं बार राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिंहासन पर जरूर बैठेंगे। और तभी सिंहासन से 18वीं पुतली तारामती बाहर निकली और राजा भोज को रोकते हुए बोली, सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का ये किस्सा भी सुनिए। और उसके बाद पुतली तारामती ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रमादित्य कलाकारों और विद्वानों का खूब सम्मान करते थे। उनके दरबार में कई महान कलाकार थे। अन्य राज्यों से भी योग्य कलाकार उनके दरबार में आते जाते रहते थे। तो एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में दक्षिण भारत से एक विद्वान पहुंचे। उनका मानना था कि किसी को धोखा देना सबसे बुरा और गिरा हुआ काम होता है। अपनी बात सही साबित करने के लिए उस विद्वान ने राजा विक्रमादित्य को एक कहानी सुनाई। उस विद्वान ने कहा कि सालों पहले आर्यावर्त राज्य में एक राजा राज करता था। उसका भरा पूरा और सुखी परिवार था। उस राजा ने 70 साल की उम्र में एक लड़की से शादी कर ली। वो नई रानी इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती से वो राजा उसकी ओर बहुत आकर्षित थे और उससे एक भी पल अलग होने की बात सोच भी नहीं सकते थे। तो राजा चाहते थे कि हर वक्त रानी का चेहरा उनके सामने रहे। यहाँ तक कि राजा दरबार में भी अपनी बगल में नई रानी को बैठाकर ही दरबार लगाते थे। तो नई रानी को बगल में बैठा देख कई लोग राजा के पीठ पीछे उनका मजाक भी बनाने लगे। राजा के महामंत्री को इस बात का बहुत बुरा भी लगा कि एक दिन अकेले में महामंत्री ने राजा को इस बात की जानकारी दे दी। कि उसने राजा को कहा कि अगर वो हर पल रानी को अपने सामने देखना चाहते हैं तो उनकी एक सुंदर तस्वीर बनवाकर राज दरबार में सिंहासन के सामने लगवा ले। जैसे कि राज दरबार में राजा के अकेले बैठने की ही परंपरा सालों से चली आ रही है, ऐसे में रानी को राज दरबार में रोज लाना शोभा नहीं देता। महामंत्री राजा के खास थे, इसलिए राजा ने उनकी बात को गंभीरता से लिया और अच्छे चित्रकार से रानी की तस्वीर बनाने को कहा। चित्रकार ने भी राजा का आदेश मिलने के बाद जल्दी से रानी की तस्वीर बनाई और उसे राज दरबार लेकर चला गया। राज दरबार में जब लोगों ने रानी का चित्र देखा तो हर कोई चित्रकार की तारीफ करने लगा। उस चित्रकार ने रानी की तस्वीर ऐसी बनाई थी कि वो तस्वीर एकदम असली लगती थी, ऐसा लगता था जैसे भी बोल पड़ेगी। तो राजा को भी रानी की तस्वीर बहुत पसंद आई। तस्वीर को निहारते हुए राजा की नजर चित्र में रानी की जगह पर गई। उस जगह पर चित्रकार ने एक तिल बनाया था। राजा को इस बात पर काफी गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि ये चित्रकार ने जांघों में तिल कैसे बना दिया। ये सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने चित्रकार से इसको लेकर सवाल पूछा। जवाब देते हुए चित्रकार ने कहा कि प्रकृति से उन्हें एक ऐसा गुण प्राप्त है कि वो छिपी हुई बातें भी देख सकते हैं और इसी गुण की वजह से उसने ये तिल बनाया। साथ ही तिल से तस्वीर की सुंदरता भी बढ़ती है, इसलिए भी मैंने ये तिल बना दिया। राजा को कलाकार की ये बात भरोसेमंद नहीं लगी। उसने बिना देर किए जल्लादों को बुलाया और चित्रकार को जंगल ले जाकर मारने का आदेश दे दिया। साथ ही उसकी आंखें निकालकर राजमहल लाने को भी कह दिया। भले ही राजा को चित्रकार की बात पर भरोसा नहीं था,
लेकिन महामंत्री को चित्रकार पर विश्वास था। ऐसे में जंगल ले जाने के बाद मंत्री ने जल्लादों को धन का लालच देकर चित्रकार को रिहा करवा दिया। साथ ही उन्हें ये सुझाव दिया कि सबूत के तौर पर वो किसी हिरन की आंखें लाकर राजा को दे दें। इस बीच महामंत्री चित्रकार को अपने घर ले आया और वो रूप बदलकर महामंत्री के घर पर ही रहने लगा। वो कौन रहने लगा? वो चित्रकार। तो इतना सब होने के कुछ दिनों बाद राजा का बेटा शिकार करने के लिए जंगल गया और तभी उसके पीछे एक शेर झपट पड़ा। अब राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर जा चढ़ा। पेड़ पर वो बैठा ही था कि उसकी नजर वहां पर पहले से बैठे एक भालू पर पड़ी। तो राजकुमार डर गया। अब उसको डरा हुआ देखकर भालू ने कहा कि तुम डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह इस पेड़ पर शेर को देखकर ही चढ़ा हूं। और वो बीच में वो भूखा शेर उसी पेड़ के नीचे उसी दोनों पर नजरें गड़ा कर बैठ गया। अब काफी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे राजकुमार को ना नींद आने लगी। ये देखकर भालू ने राजकुमार को अपनी तरफ आने का इशारा किया और कहा कि वो थोड़ी देर उसका सहारा लेकर सो सकता है। भालू ने राजकुमार से कहा कि जब तक तुम सोओगे मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा और फिर तुम जागने के बाद मेरी रखवाली करना और मैं सो जाऊंगा। तो राजकुमार ने भालू की बात मान ली और वो सो गया। इस बीच शेर ने भालू को फुसलाते हुए कहा कि वो और भालू तो जंगल के जानवर हैं और उन दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मनुष्य कभी जंगल के जानवर के दोस्त नहीं हो सकते। ये सब कहते हुए शेर ने राजकुमार को नीचे गिराने की बात कही। लेकिन भालू ने, देखिए वो जानवर है फिर भी कितना समझदार है कि भालू को ऐसा ऑफर दिया शेर ने, फिर भी वो बोलता है कि नहीं, उसने शेर की बात नहीं मानी कि नहीं मैं राजकुमार को नीचे नहीं गिराऊंगा। तो वो राजकुमार के साथ धोखा नहीं कर सकता है और उसने नहीं किया। अब शेर दुखी होकर चुपचाप वहीं बैठा रहा। इतने में कुछ घंटों की नींद पूरी करके राजकुमार उठ गया। उसके उठने के बाद जब भालू की सोने की बारी आई, जैसे ही भालू सोया तो शेर ने राजकुमार को बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम ऐसा करो, भालू को ना नीचे गिरा दो तो मैं उसको खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा और राजकुमार तुम आराम से राजमहल लौट जाना। राजकुमार को शेर की बातें समझ में आ गई। देखिए ये है मनुष्य और पशु में कितना अंतर है। देखिए भालू ने नहीं किया था लेकिन राजकुमार के मन में ये बात आ गई और वो भालू को पेड़ से गिराने की कोशिश करने भी लगा। इस बीच भालू की नींद खुल गई और भालू ने राजकुमार को विश्वासघाती बोलकर खूब खरी खोटी सुनाई। राजकुमार को मन ही मन बहुत बुरा लगा। तभी उसकी आवाज चली गई और वो गूंगा हो गया। मतलब उसको ना उसका जमीर जाग गया और उसको शौक लग गया कि अरे सच में वो जानवर होकर उसने मुझसे बेवफाई नहीं की और मैं देखो इसको धोखा देने को तैयार हो गया। तो इस शौक से ना उसकी आवाज चली गई, वो गूंगा हो गया। इस बीच शेर थक हार कर जंगल की ओर अन्य शिकार ढूंढने के लिए वहां चला गया। अब फिर राजकुमार वापस अपने महल पहुंचा। उसकी आवाज जाने की वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। राजकुमार की आवाज जाने से हर कोई इतना परेशान हो गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि वैद्य राजकुमार को देखने के लिए आए, लेकिन राजकुमार की इस अवस्था का कोई भी नहीं पता लगा पा रहा था। इतने में महामंत्री अपने घर में छुपे उस चित्रकार के पास गए। वो चित्रकार तो वेश बदल के रह रहा था ना मंत्री जी के घर में। तो चिकित्सक बनाकर वहां उसको लेकर आए और चिकित्सक बने चित्रकार ने राजकुमार के चेहरे के हाव भाव से सारी बात जान ली। क्योंकि वो उसने तो सच कहा था कि उसके पास एक ऐसी विद्या है कि वो किसी का चेहरा देख करके सच्चाई मालूम कर सकता है। तो उसने इशारे इशारे में राजकुमार से पूछा कि क्या मन ही मन वो खुद को दोषी समझकर अपनी आवाज खो बैठे हैं। इशारों में राजकुमार उसकी बात समझ गया और फिर फूट फूट कर रोने लगे। रोते ही उनकी आवाज वापस आ गई। देखिए पश्चाताप में कितनी शक्ति होती है। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, इस शौक से उसकी आवाज चली गई थी और जब उसने रोकर पश्चाताप किया तो उसकी आवाज वापस आ गई। तो राजा बहुत हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि ये चिकित्सक राजकुमार का चेहरा देखकर सारी बातें कैसे जान सकता है। तब उस चित्रकार ने कहा कि जैसे एक चित्रकार ने रानी का तिल देखकर देख लिया था और वैसे ही मैंने आपके बेटे का चेहरा देखकर ही सब कुछ जान लिया। ये सुनते ही राजा को समझ में आ गया कि ये कोई चिकित्सक नहीं बल्कि ये वही कलाकार है। और राजा ने चित्रकार से अपनी गलती की माफी मांगी और उसे कुछ उपहार देकर सम्मानित किया। और इतनी कहानी राजा विक्रमादित्य को सुनाकर विद्वान चुप हो गए। तो राजा विक्रमादित्य इस कहानी को सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी बात मान ली कि धोखा देना सबसे बुरा काम है। इसके बाद राजा ने विद्वान को 1 लाख सोने के सिक्कों से सम्मानित किया
और इतना कहते ही ये जो 18वीं पुतली है तारामती, उसने कहा कि अगर तुम भी दूसरों की बातों से सहमत होते हो और दूसरे की बातों का सम्मान करने का गुण है, तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। और इतना कहकर 18वीं पुतली तारामती सिंहासन से उड़ गई और राजा भोज एक बार फिर सिंहासन पर बैठते बैठते रह गए। तो कहानी से सीख हमें ये मिली थी कि किसी के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए, और विश्वासघात का जो अंजाम होता है ना, वो हमेशा बहुत बुरा होता है। सबसे प्यारा अंश मुझे इस कहानी में जो लगा कि देखिए, एक माने बोलते हैं ना कि जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है। भारत भूषण सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपने हैंड रेज किया है सर, प्लीज बताइए। भारत भूषण सर। विक्रांत बरुआ सर, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? आपने हैंड रेज किया हुआ है। क्या बात है, आज दोस्त लोग हमारे एकदम चुप हैं। हमारे मित्रों का इंतजार है हमें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप आगे बढ़ सकते हैं मैम, फिलहाल के लिए। हेलो आंटी। ओह, थैंक यू। वेलकम। कैसे हैं? ओके, मौसमी मैम, आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं आगे की फ्रेम्स पे। थैंक यू। मैं कहानियां खत्म कर लूं, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? ये है आज के सेशन की 5वीं कहानी, बुखार का इलाज। अब हम लोग बहुत मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। हम सबने बचपन में शेख चिल्ली की कहानियां बहुत सुनी है और हम अक्सर अब भूल चुके हैं। तो, नमस्ते वर्षा जी। आगे बढ़ती हूँ। शेख चिल्ली की कहानी है बुखार का इलाज। बहुत मजेदार कहानी है। हम सब अपने बचपन को फिर से जीने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। शेख चिल्ली को खुली आंखों से सपने देखने की आदत थी, ये तो हम सब जानते हैं। तो दिन हो या भरी दोपहर, कभी भी चलते फिरते बैठे बिठाए वो सपने देखा करता था। तो ऐसा ही एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ कि शेख चिल्ली अपने घर में बैठा बैठा एक दिन सपने में डूब गया। उसके सपने में उसने देखा कि एक बहुत बड़ी और विशालकाय पतंग उड़ रही है और जिसके ऊपर वो सवार है। उसे बड़ा ही मजा आ रहा था और आसमान से नीचे देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो खुशी से उड़ ही रहा था कि तभी उसकी अम्मी की आवाज आई और उसका ये मजेदार सपना पल भर में टूट गया। शेख चिल्ली की अम्मी जोर से पुकार रही थी, शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? अम्मी की आवाज पर शेख चिल्ली बोला, अम्मी आया अभी। अपनी ख्याली उड़ान से उतरकर शेख चिल्ली घर के आंगन की ओर दौड़ पड़ा। देखते ही देखते जैसे ही शेख चिल्ली अम्मी के सामने पहुंचा, अम्मी बोली, शेख चिल्ली, मैं तुम्हारी सलमा दीदी के घर जाकर आती हूँ। कुछ ही समय में उनकी बेटी की शादी है और मैं वहां उनकी तैयारी करवाने जा रही हूँ। अब तो मैं शाम को ही लौटूंगी और आऊंगी तो तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयां लेकर लौटूंगी। और तब तक तुम है ना जंगल जाकर दराती से कुछ घास काट कर ले आना, और वो पड़ोसी जो उसका गाय है उसके चारे के लिए घास मिल जाएगी और हमें उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो इस पर शेख चिल्ली ने कहा, हाँ अम्मी, ले आऊंगा। और फिर शेख चिल्ली जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसने हाथों में वो घास काटने वाली दराती उठा ली। तो तभी अम्मी ने नसीहत देते हुए कहा, सावधानी से जंगल की ओर जाना और रास्ते में कहीं बैठकर सपने मत देखने लग जाना। वही दराती को होशियारी से उपयोग करना और उसे अच्छे से पकड़ना, नहीं तो तुम्हारे हाथ भी कट सकते हैं। तो शेख चिल्ली ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी चिंता ना करें, मैं होशियारी से काम लूंगा। और अम्मी के जाते ही शेख चिल्ली जंगल की ओर चल दी। रास्ते में चलते हुए उन्हें उन मिठाइयों का ध्यान आने लगा जो अम्मी सलमा दीदी के यहाँ से लाने वाली थी। उसे ख्याल आते रहे कि आज कौन सी मिठाई खाने को मिलेगी, शायद रसदार गुलाब जामुन या फिर स्वादिष्ट रसगुल्ले और पेड़े। ये सोचकर शेख चिल्ली का मुंह पानी से भर गया और उसकी लार टपकने लगी। तभी अचानक शेख चिल्ली को रास्ते में पड़े किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो अपने सपनों से निकलकर फिर से हकीकत में आ गया। अरे रे 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 रे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अम्मी ने मना किया था रास्ते में जाते वक्त सपने मत देखना, लेकिन ये क्या? ओहो! शेख चिल्ली ने खुद को फिर से समझाया।
इसके बाद जंगल पहुंचकर शेख चिल्ली ने बहुत सारी घास काटी और एक बड़ी सी गठरी बनाकर उसे सिर पर रखा और वापस आ गया। घास की गठरी उसने पड़ोसी को दे दी और उसके बदले में उसे थोड़े पैसे मिल गए। तभी उसे ध्यान आया कि वो जंगल में जो दराती लेकर गया था ना घास काटने को, तो वो उसे जंगल में ही छोड़कर आ गया। तो शेख चिल्ली को अम्मी का गुस्सा ध्यान आया और वो दौड़ता हुआ वापस दराती लेने के लिए जंगल में गया। उसे दराती वही मिली जहां उसने उसे छोड़ा था, मगर शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती उठाने की कोशिश की, उसके हाथ जलने लगे और उसने दराती को फौरन छोड़ दिया। जाहिर है तेज धूप में पड़ी थी लोहे की दराती तो बहुत गर्म हो गई थी, लेकिन इस बात की समझ शेख चिल्ली को ना नहीं थी। वो उसको उलट पुलट कर देखने लगा और वो ये समझने की खूब कोशिश कर रहा है कि आखिर ये दराती इतनी गर्म हो कैसे गई, मगर उसकी समझ में कुछ आया नहीं। अब शेख चिल्ली इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके घर के करीब रहने वाला जुम्मन वहां से गुजरा और उसने शेख चिल्ली को हैरान होते हुए देखा। तो जुम्मन ने शेख चिल्ली से पूछा, अरे क्या हुआ, दराती को तुम ऐसे क्यों हैरान होकर देख रहे हो? इस पर शेख चिल्ली बोला, पता नहीं मेरी दराती को क्या हो गया है, देखो ना, पता नहीं ये बहुत गर्म हो गई है। अब शेख चिल्ली की बात सुनकर जुम्मन मन ही मन हंसा और फिर उसने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है जो इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ रहा है। तो इस मूर्खता का लाभ उठाने का उसने सोचा और कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जो ये दराती है ना, इसको बुखार आ गया है, तो बुखार आने के कारण ये दराती गर्म हो गई है। तो जुम्मन की ये बात सुनकर शेख चिल्ली और भी ज्यादा परेशान हो गया। शेख चिल्ली की बढ़ती परेशानी को देखकर जुम्मन बोला, हमें इस दराती का इलाज करवाने के लिए हकीम के पास लेकर जाना पड़ेगा। और तभी जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली की इस मूर्खता का फायदा उठाकर इस दराती को क्यों ना हथिया लिया जाए। फिर उसने योजना बनाते हुए कहा कि अरे नहीं, हकीम को छोड़ो, मुझे पता है बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आ जाता है, तो मैंने हकीम को अपनी दादी का इलाज करते हुए देखा है और उन्हें देखकर मैं भी बुखार का इलाज करना सीख गया हूँ। तो मैं इस दराती का बुखार आसानी से उतार दूंगा। फिर क्या था, अब दराती उठाकर जुम्मन आगे आगे चलने लगा और उसके पीछे शेख चिल्ली भी चल पड़ा। आगे जाकर जुम्मन एक कुएं के पास जाकर रुका और फिर उसने दराती को पास पड़ी एक रस्सी से बांधा और उसे कुएं में लटका दिया। इसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली से कहा कि इसे ऐसे ही शाम तक ना लटके रहने दो, उम्मीद है कि रात तक दराती का बुखार बिल्कुल उतर जाएगा, उसके बाद तुम इसे यहाँ से घर ले जाना। हकीकत ये थी कि जुम्मन उस दराती को शेख चिल्ली के जाने के बाद वहां से लेकर जाने वाला था। अब शेख चिल्ली तो मूर्ख था, उसने जुम्मन के इरादे समझ में भी नहीं आए और वो उसकी बात मानकर अपने घर लौट गया। शाम को जब उसे दराती का ध्यान आया तो वो दराती देखने के लिए कुएं की ओर चल पड़ा। शेख चिल्ली घर से निकला ही था कि तभी उसे जुम्मन की दादी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। दादी की आवाज सुनकर शेख चिल्ली जुम्मन के घर चला गया। वहां उसने देखा कि जुम्मन की दादी को तेज बुखार है और वो दर्द से कराह रही है। इस पर शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे जुम्मन की दादी की मदद करनी चाहिए। इस ख्याल के साथ शेख चिल्ली ने दादी को पास पड़ी रस्सी से अपनी पीठ पर लाद कर बांध लिया और कुएं की ओर चल पड़ा। आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो सभी शेख चिल्ली को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सबकी अनसुनी करते हुए शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को कुएं तक ले आया। दरअसल जुम्मन दादी की दवा लेने गया था, इसलिए वो दराती लाने कुएं पर नहीं आ पाया। इस वजह से जब शेख चिल्ली कुएं पर पहुंचा तो उसे दराती उसी जगह पर मिल गई। उसने फौरन रस्सी खींची, दराती निकाली और जुम्मन की दादी को कुएं से लटकाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसको तो जुम्मन ने यही बताया था कि बुखार ऐसे ही उतारा जाता है, कुएं में लटका कर। अब तभी जुम्मन और उसके पिता को जब इस बात का पता चला कि शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को पीठ पर लादकर कुएं की ओर ले गया है, तो वो दोनों भागते हुए कुएं के पास आए। वहां उन्होंने देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब ये देखकर जुम्मन के पिता तेजी से चिल्लाए, अरे ओ पागल, ये क्या करने जा रहा है तू? तो शेख चिल्ली को कहाँ मालूम था, वो तो अपनी समझ से दादी का इलाज करने जा रहा था। इसलिए उसने बहुत आराम से जवाब देते हुए कहा कि दादी को बहुत तेज बुखार है और इसलिए मैं इनका इलाज कर रहा हूँ। तो इस पर जुम्मन के पिता ने गुस्साते हुए पूछा कि ये इलाज कौन सा है, ये कौन सा तरीका है? इस पर शेख चिल्ली बोला कि ये तरीका तो मुझे खुद जुम्मन ने बताया है, उसी ने मुझे बताया था कि हकीम दादी को ऐसे ही इलाज करते हैं और उसने मेरी दराती का बुखार भी ऐसे ही ठीक किया है।
शेख चिल्ली की ये बात सुनकर जुम्मन के पिता गुस्से से लाल हो गए और जुम्मन को घूरने लगे। अब जुम्मन अपनी ही चाल में फंस गया और अपने किए पर शर्मिंदा भी था। तो जुम्मन के पिता को सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने जुम्मन को मारने के लिए डंडा उठाया और उसे लगे पीटने। अब ना समझ शेख चिल्ली जो है वो हैरान था कि जुम्मन के पिता जुम्मन को क्यों मार रहे हैं। मगर जुम्मन के पिता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उससे कुछ भी पूछना उचित ही नहीं समझा और घर लौट आए। तो घर पर शेख चिल्ली की अम्मी मिठाइयों के साथ उसका काफी देर से इंतजार कर रही थी। तो इस कहानी की सीख क्या है कि बुखार का इलाज शेख चिल्ली की कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड्ढा जो खोदते हैं ना, वो एक दिन खुद ही उसी गड्ढे में गिरते हैं। जुम्मन को तो पता नहीं था कि वो दराती का बुखार उतारते उतारते अब दादी को भी उसी तरह से लटका देगा। इस तरह के वाकये हमारे समाज में भी होते हैं। ये बचपन की छोटी-छोटी कहानियां जरूर हैं। सुनते वक्त, सुनाते वक्त या पढ़ते वक्त थोड़ी सी बचकानी लगती हैं, लेकिन इनकी जो सीख होती है ना, वो उम्र भर हमारे साथ चलती है। बड़े होने पर भी, बुजुर्ग होने पर भी, हर परिस्थिति में बचपन में सुनी कहानियों के सीख सदा ही हमारे साथ चलते हैं। एक कहानी और है, शेख चिल्ली की ही कहानी है। शेख चिल्ली की कई सारी कहानियां हैं, उन्हीं में से आज दो हम ला पाए हैं आपके लिए। तो ये अगली कहानी भी मैं सुना लूं, फिर आपकी प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी का शीर्षक है दूसरी नौकरी। शेख चिल्ली, आपको पता है कि अपने दिमाग से थोड़ा सा कमजोर जरूर था, लेकिन उसका दिमाग कभी कभी करामात भी कर बैठता था। तो शेख चिल्ली का काम में मन तो लगता नहीं था। अब ऐसे में सही से काम न करने की वजह से शेख चिल्ली के मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया। अब नौकरी जाने के कारण शेख चिल्ली बहुत दुखी था। अब उसे दूसरी नौकरी चाहिए थी, इसलिए वो दूसरी नौकरी की तलाश करने लगा। अब नौकरी की तलाश करते करते एक दिन वो एक सेठ के पास पहुंच गया। उसने सेठ से नौकरी मांगते हुए कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास ना जेब खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, तो इसलिए कोई भी काम मुझे चलेगा, आप बस मुझे नौकरी पे रख लो। अब वो सेठ बहुत चालाक था, इसलिए वो शेख चिल्ली को नौकरी पर रखने के लिए राजी तो हो गया। ऐसा उसने ऐसा करा कि एक शर्त मैं भी रखता हूँ। उसने शेख चिल्ली से कहा कि मैं तुम्हें नौकरी पे रख लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक इकरारनामा लिखकर देना होगा। और इकरारनामे में ये लिखा जाएगा कि अगर तुम अपने मन से नौकरी छोड़ने की बात करोगे तो मैं तुम्हारी नाक और कान कटवा दूंगा। अब शेख चिल्ली राजी तो हो गया, लेकिन उसने भी अपनी एक शर्त इकरारनामे में लिखवाने को कहा। शर्त ये थी कि अगर सेठ खुद से शेख चिल्ली को नौकरी से निकालेंगे तो शेख चिल्ली उसके भी नाक और कान कटवा देगा। तो थोड़ा सोच विचार करने के बाद सेठ भी शेख चिल्ली की बात पे राजी हो गए कि ऐसा तो होगा नहीं। तो दोनों के राजी होने के बाद एक इकरारनामा तैयार करवाया गया और उस पर दोनों के हस्ताक्षर लिए गए। और इस तरह से एक बात तय हो गई कि भाई भविष्य में कोई भी अपनी बातों से पलट ना सके। और इसके बाद शेख चिल्ली सोने के लिए चला गया। इकरारनामा तैयार हो गया, उसे काम मिल गया और उस दिन की बात वहीं खत्म। अब अगले दिन जब शेख चिल्ली उठा तो उसने देखा कि उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए हैं। तो ये देख उसने दाढ़ी और बाल बनाने की सोची और चूना पानी में पीस कर डाल दिया। और तभी सेठ वहां आए और उस चूने वाले पानी से अपना मुंह धो लिया। और सेठ की पत्नी ने भी उससे अपने बालों को धो लिया। नतीजा ये हुआ कि सेठ जी के चेहरे पे खुजली और जलन होने लगी और उनकी पत्नी के भी सारे बाल झड़ गए। अब ये देखकर सेठ बहुत नाराज हुए। उन्होंने शेख चिल्ली को डांटते हुए पूछा कि अरे ये क्या है। इस पर शेख चिल्ली ने जवाब दिया कि मैंने तो इकरारनामे के खिलाफ कोई काम किया नहीं, तो फिर आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं। अब शेख चिल्ली के इस जवाब पर सेठ शांत हो गए और आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन शेख चिल्ली ने एक बैग लेकर उसमें पत्थर भर दिया और उसे सेठ के ऑफिस में जाकर रख दिया। अब ये बैग बिल्कुल वैसा ही था जिसमें सेठ अपनी जरूरी किताबें रखते थे। जब सेठ ने वो बैग खोला तो उसे देखकर दंग रह गए। बैग में किताबों की जगह पत्थर भरे हुए थे। ये देखकर सेठ के ऑफिस के लोग भी हंसने लगे। इस बात से सेठ को शर्मिंदगी हुई। अब उन्हें यह अंदाजा हो गया कि जिसे उन्होंने नौकरी पे रखा है वो चालाक और तेज दिमाग वाला है और वो उनके इकरारनामे वाली योजना का जवाब इस तरह से दे रहा है। तो इकरारनामे के मुताबिक शेख चिल्ली को हर रोज घोड़े को चरा कर भी लाना था। तो एक दिन जब शेख चिल्ली घोड़े को चराने के लिए लेकर गया तो वो खुद एक जगह पे सो गया
और घोड़े को अकेले ही चरने के लिए छोड़ दिया। रात को जब शेख चिल्ली सेठ के घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में एक सौदागर मिला। सौदागर ने शेख चिल्ली से घोड़े को बेचने के लिए कहा और शेख चिल्ली और सौदागर के बीच 40 रुपए में सौदा तय हो गया। इस पर शेख चिल्ली ने सौदागर से पैसे लेकर घोड़ा उसे दे दिया, लेकिन घोड़े की पूंछ काट ली। अब सौदागर को घोड़ा बेचने के बाद रुपए और घोड़े की कटी हुई पूंछ लेकर शेख चिल्ली सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास पहुंचते ही शेख चिल्ली जोर जोर से चिल्लाने लगा। सेठ ने जब उसके रोने और चिल्लाने की वजह पूछी तो शेख चिल्ली ने घोड़े की पूंछ दिखाते हुए कहा कि एक चूहा घोड़े को अपने बिल में खींच कर ले गया था और घोड़े को बचाते हुए बस इतनी सी पूंछ मेरे हाथ में रह गई। अब इस बात पर सेठ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो शेख को कुछ कह नहीं पाए। वजह ये थी कि इकरारनामे के मुताबिक अगर वो शेख चिल्ली को नौकरी से निकालते तो उन्हें शेख चिल्ली से अपने नाक कान कटवाने पड़ते। अब इकरारनामे में इस बात का भी जिक्र था कि शेख चिल्ली हर रोज सेठ के घर में जलाने के लिए लकड़ी लेकर आएगा। ऐसे में तय हुए काम के अनुसार जब शेख चिल्ली लकड़ी लेकर वो आया, लकड़ी तो वो लेकर आया, लेकिन उसने घर में रखी लकड़ियों की जो और भी चीजें थी ना, उनमें भी आग लगा दिया। अब इस दौरान सेठ मंदिर गया था। जब वो वापस आया तो जला हुआ घर देखकर बहुत दुखी हुआ। उन्होंने शेख चिल्ली से कहा, तुमने घर में आग क्यों लगाई? अब मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रखूंगा। अब सेठ की इस बात पर शेख चिल्ली ने उन्हें इकरारनामे की बात याद दिलाई। सेठ ने तंग आकर अपनी पत्नी से कहा कि इस नौकर से तो मैं परेशान हो गया हूँ, इसने तो चाहकर भी मैं पीछा नहीं छुड़ा पा रहा। तो सेठ की परेशानी देखकर उसकी पत्नी सुझाव देती है कि मैं अपने मायके जाने की तैयारी करती हूँ, आप मुझे छोड़ने जाने के बहाने मेरे साथ एक बक्से में सारा सामान भरकर यहाँ से निकल चलिए, फिर हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे और आपको इस नौकर से छुटकारा मिल जाएगा। जब सेठ और उसकी पत्नी ये बातें कर रहे थे तो शेख चिल्ली छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसने क्या किया कि वो पहले से ही जाकर बक्से में छुपकर बैठ गया। अब सेठ अपने साथ लेकर जाने वाले थे उस बक्से को, तो सुबह होते ही सेठ और उनकी पत्नी बक्सा उठाकर चुपचाप घर से निकल लेते हैं। घर से निकलकर सेठ सोचते हैं कि उनका शेख चिल्ली से पीछा छूट गया। तभी शेख चिल्ली बक्से में बैठे बैठे उसको लघु शंका आ गई, शुशु आ गया। तो वो अब उसने वहीं पे कर दिया। अब सेठ को लगा कि संदूक के अंदर से जो हलवा रखा है शायद उसका घी निकल रहा है। तो जब सेठ ने संदूक उतारकर जमीन पे रखा तो शेख चिल्ली झट से संदूक से बाहर आ गया और उसने सेठ से कहा कि मैं आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इकरारनामे के अनुसार आपके नाक और कान काट नहीं लेता। अब शेख चिल्ली के सामने आने पर सेठ ने शेख चिल्ली से संदूक उठाकर चलने के लिए कहा, लेकिन शेख चिल्ली ने कहा कि अरे ये तो इकरारनामे में है नहीं, तो मैं तो उठाऊंगा नहीं। तो शेख के मना करने पर बेचारे सेठ जी को खुद ही संदूक उठाकर चलना पड़ा। तो जब ससुराल कुछ दूर रह गया तो सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि जाओ और ससुराल वालों से कह दो कि मैं आया हूँ और कुछ ही दूरी पर बैठा हूँ, कोई आए और मुझे यहाँ से लेकर जाए। तो शेख चिल्ली सेठ जी की बात मानते हुए ससुराल जाकर बोले कि सेठ जी बीमार हैं और वो काफी मुश्किल के साथ यहाँ तक आए हैं, तो अब वहां से यहाँ तक की दूरी जो तय करवानी है वो आप लोग जाइए और उनको लेकर आइए। तो इस तरह से सेठ जैसे तैसे अपनी ससुराल पहुंच गए। अब ससुराल में जब खाने का वक्त आया तो सेठ के सामने बिना तड़के वाली दाल रखी गई और वहीं शेख चिल्ली को बहुत अच्छे अच्छे पकवान परोसे गए। ये अपना दिमाग चला रहा है, कुछ भी कारनामा कर रहा है और इसको तो बदला लेना था इकरारनामे का। तो इसके बाद रात को सेठ को जब उनको लगा कि मुझे पॉटी आ रही है तो शेख चिल्ली ने कहा कि इतनी रात को कहाँ जाएंगे, यहाँ पे हांडी रखी है, उसी में निबट लीजिए। तो सेठ जी ने शेख चिल्ली की बात मानी और ठीक जैसा उसने कहा था वैसा ही किया। अब सुबह जब सेठ ने शेख चिल्ली को कहा कि जाओ तुम हांडी को फेंक कर आओ, तो शेख चिल्ली ने कहा कि इकरारनामे में है क्या, मैं क्यों जाऊं, खुद करो। अब लाचार जो है सेठ जी विवश हो गए, तो हांडी उठाकर वो फेंकने चल दिए। लेकिन वो जैसे ही घर की चौखट पर पहुंचे तो ठोकर लगने से हांडी जो है छूटकर नीचे गिर गई और आसपास के मौजूद लोगों पर सब पर वो मैला जो भी था वो छींटे बीटे पड़ गए और सभी लोग सेठ से दूर होकर थू थू करते हुए भागे। तो शेख चिल्ली की जो ये दूसरी कहानी की सीख मिलती है कि अधिक चतुराई करने से कभी कभी खुद को ना बहुत भारी पड़ जाता है। अगर उन्होंने इकरारनामे में उस तरह का नहीं लिखवाया होता तो शेख चिल्ली ने इस तरह से उससे बदला नहीं लिया होता और उनको मतलब कितनी खराब हालत हुई कि ससुराल जहां पे इंसान को, ये तो कहानी है लेकिन असल जिंदगी में
सोचा जाए तो हम अगर किसी के मन में इतना विष रोपण कर दें कि वो हमसे बदला लेने पे आ जाए, और सोचिए ससुराल जैसी जगह पर इतनी इतनी गंदी वाली बेइज्जती करवा दे, तो ऐसा किसी के साथ करना नहीं चाहिए। इतनी भी चालाकी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया स्टोरीज मैम, थैंक यू सो मच इतने अच्छे स्टोरीज बोलने के लिए। आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका।